आज हम नवोदय का जो चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मैं 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो होती है 2। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49 होती है, 51 होती है, भाज्य 53, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81 होती है, 83 नहीं होती है, 87 होती है, 89, 91, 93 होती है, 95, 97। तो टोटल जो होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 25। तो टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है, अभाज्य संख्या, वो होती है 24 होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना कि टोटल अभाज्य संख्या वो कितनी होती है, 23 होती है, सॉरी 24 होती है। एग्जैक्ट 25 होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आ जाए तो हमें क्या लिखना है, 24 लिखना है। वैसे ऑप्शन यहाँ पे हमें गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहले का आंसर होगा वो क्या होगा, 25। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या। यदि हमें अभाज्य संख्या याद है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 70 और 90 के बीच क्या आएगा। जैसे अभी हमने 70 और 90 के बीच जो लिखा था वो क्या लिखा था, 70 और 90 के बीच। तो एक तो 71 आता है, 73, 79, 81 भाज्य होती है, 83 अभाज्य, 87 भाज्य 89। तो ये टोटल 5 संख्या आती है 70 और 90 के बीच जो कि अभाज्य होती है। अभाज्य संख्या वो होती है दोस्तों जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अगर 30 और 50 के बीच अगर हमें टोटल 25 अभाज्य संख्या पता है तो 30 और 50 के बीच जो अभाज्य संख्या होती है, 30 और 50 के बीच जो मैं लिख रहा हूँ, 31, 33 भाज्य होती है, 11 के पहाड़े में आती है। उसके बाद 37, 41, 43, 47 और हाँ, टोटल 5 संख्या होती है 30 और 50 के बीच जो क्या होती है, अभाज्य होती है। 5 संख्या होती है वो क्या होती है, अभाज्य होती है। तो 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 5 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी। तो 20 और 30 की अगर बात करते हैं तो टोटल 23 और 29, बस ये 2 संख्या होती है जो 20 और 30 के बीच क्या है, अभाज्य। बाकी सभी संख्या क्या होती है, किसी न किसी संख्या से क्या होती है, भाज्य होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्याएं। एक्चुअली रूढ़ संख्याएं अभाज्य संख्या को ही कहते हैं। तो 11 से लेकर 20 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर अगर हमें वो 25 अभाज्य संख्या याद है तो लगभग हम अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सोल्व किए उन सब का आंसर हम इजीली दे सकते हैं। तो 11 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्या होगी, एक 13, उसके अलावा 17 और 19। तो टोटल कितनी होती है, 3 होती है। 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्या है। तो 13, 17 और 19। 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 10 से 20 तक, तो वही 10 से 20 तक अगर हमें निकालना है तो 11, 13 और 17 और 19। टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। एक्चुअली अभाज्य संख्या हमें पता होना ही चाहिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। वैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं 50 तक, क्योंकि 50 तक तो इजीली सोचना नहीं पड़ता इतना।
जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब 3 कोई से पहाड़े में नहीं आता है। अब 4 2 के पहाड़े में आती है, तो 4 अभाज्य संख्याएं नहीं होती। इसके अलावा 5 किसी पहाड़े में नहीं आती, तो वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जो संख्या किसी पहाड़े में नहीं आती है, या मतलब खुद के पहाड़े में जो आती है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए वो सभी अभाज्य संख्या हो गए थे। अभी भी अभाज्य संख्या ही 1 से 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? तो जनरल ये समझ ले, रिवीजन कर रहे हैं हम अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, ये टोटल 4 संख्या होती है 1 से 10 के बीच। इसके अलावा सभी भाज्य होती है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। कई बार ये भी पूछते हैं। 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? सभी रिवीजन करवा के मानेगा। 2, 3, 5, बस ये इन दोनों के बीच में 2, 3 और 5 होती है, तो मतलब टोटल 3 संख्या होती है जो 1 और 7 के बीच में आती है। निम्न से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो। तो यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है, 60 12 के पहाड़े में आता है, 75 15 के पहाड़े में आता है, 80 10 के पहाड़े में आता है, 83 किसी पहाड़े में नहीं आता है। तो 83 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? 83 हो गया। 83 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 10वां, निम्नलिखित में से कौन संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य मतलब वही जिसका किसी में भाग नहीं जाता हो। सबसे पहले हमें टेबल याद होना चाहिए 20 तक मिनिमम। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं तो 64 16 के पहाड़े में आते हैं, 18 14 के 7 के बहुत सारे पहाड़े में आते हैं, 24 2 के पहाड़े में, या 2 से काट सकते हैं इसको, 12 के पहाड़े में आते हैं, 6 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं 24। 97 एक अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक की अगर हम बात करते हैं तो 97 लास्ट अभाज्य संख्या होती है। तो 97 क्या है? अभाज्य संख्या। बाकी जो संख्या दे रखी है वो किसी न किसी पहाड़े में आती है, या किसी भी संख्या से या किसी न किसी संख्या से उसे हम क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक स्टार्ट होते हैं 10 से, तो 10 तो क्या होती है? भाज्य होती है, जो कि 2 के पहाड़े में आती है। जो संख्या किसी भी पहाड़े में आए वो क्या होती है? भाज्य। अब 10 के बाद क्या आता है? 11, तो 11 क्या होती है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 11 किसी पहाड़े में नहीं आती है। तो जो हमारा आंसर है यहाँ का वो क्या हो गया? 11। कौन सी सम संख्या अभाज्य? सम संख्या, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सम संख्या कभी अभाज्य नहीं होती, क्योंकि जितनी भी सम संख्या है वो सब क्या होती है? किसी न किसी से विभाजित होती है। लेकिन अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से होती है। तो 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य है। तो यहाँ पर एक अपवाद समझ सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 क्या होती है? सम संख्या। सम जो 2 के पहाड़े में आए वो सम 2 4 6 8 10 12 14 16 ये आगे चलता रहेगा। और विषम जो 2 के पहाड़े में नहीं आए। तो यहाँ पर कौन सी सम संख्या अभाज्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, और 2 ही सम होती है और अभाज्य होती है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब क्या है? विषम संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अब अभाज्य नहीं है मतलब 31 किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो 31 क्या है? भाज्य, अभाज्य सॉरी। 5 भी अभाज्य, 43 भी क्या है? अभाज्य। अब ये पूछ रहा है अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है का मतलब होता है भाज्य, मतलब वो किसी पहाड़े में आएगी। अब 81 की बात कर लेते हैं। 81 3 से काट सकते हैं। यदि हमें काटना नहीं आए तो हम टेबल भी देख सकते हैं। 9 के पहाड़े में 81 आते हैं, तो इसका जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 81। क्यों? क्योंकि 81 9 के पहाड़े में आते हैं और 81 क्या है? भाज्य संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है इसका मतलब क्या है? भाज्य। अब भाज्य कौन सी है जो किसी पहाड़े में आती? तो 23 कोई से पहाड़े में नहीं आती, 19 कोई से पहाड़े में नहीं आती, 29 नहीं आती, लेकिन 33 आती। 3 से इसको काट सकते हैं यदि हमें काटना, अभी हम जैसे इस 5th लेवल की अगर बात करते हैं हमें काटना नहीं आता, तो इस कंडीशन में हम 33 वैसे 11 के पहाड़े में आते हैं। तो अभाज्य संख्या कॉम्बिनेशन यही है, आपको टेबल याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 33 11 के पहाड़े में आते हैं, इसीलिए वो अभाज्य नहीं। अभाज्य नहीं इसका मतलब वो क्या है? भाज्य। 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या है? भाज्य की बात कर रहे हैं, न कि अभाज्य।
तो 11 से 20 तक 11 तो अभाज्य, 12 भाज्य, 13 अभाज्य, मतलब 13 में किसी का पहाड़ा नहीं जा, 14 भाज्य, 15 भी भाज्य, 15 3 के पहाड़े में 15 आता है, 5 के पहाड़े में 15 आता है, और 16 भाज्य, 18 भाज्य और 20 भाज्य। टोटल हमारी भाज्य संख्या कितनी हो गई? वो हो गई 6। तो यहाँ का जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया? 6। अब निम्नलिखित में से कौन संख्या भाज्य का मतलब वो किसी पहाड़े में आती है। तो यहाँ पर 37 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, 17 किसी पहाड़े में नहीं आती, 97 जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, 57 जो कि 19 के पहाड़े में आती है, 19 या 57, तो 57 19 के पहाड़े में आती है, तो वो क्या होगी? भाज्य संख्या। जो किसी पहाड़े में आती है वो भाज्य संख्या, और जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। 1735 में हर विषय अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन संख्या बनेगी? मतलब हमें क्या करना है? एक न्यूनतम अंक प्लस करके इन्हें सम करना है। जब भी हमें विषम को सम में बदलना है तो हम उसमें एक भी अगर जोड़ दें तो वो क्या हो जाती है? सम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो अभी हमें दे रखा है 1, 7, 3 और 5, इसे हम करना है सम में चेंज। तो न्यूनतम बढ़ाकर मतलब हम एक ही बढ़ाएंगे इसमें, तो 1 को क्या करेंगे? हम 2 लिख देंगे, 7 को हम क्या लिखेंगे? 8। 1 बढ़ा रहे हैं, न्यूनतम का मतलब एक ही होता है वैसे। और यहाँ पे 3 को हम क्या बढ़ाएंगे? 4, और 5 को क्या बढ़ाएंगे? 6। तो हमने न्यूनतम बढ़ा के ये क्या कर दी? सम हो गई। सम दिख भी रही है, लास्ट वाली संख्या देख सकते हैं। सम अगर बड़ी संख्या को जब भी सम देखना है हम लास्ट वाली संख्या देख सकते हैं। तो लास्ट 6 है, मतलब ये क्या हो गई? सम संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2, 8, 4, 6। तो हमारा सी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें चारों विभिन्न विषम अंक हो। चारों अंक क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखो सभी जितने भी अंक दे रहे सभी विषम है, तो यहाँ पर विषम का ऑप्शन तो हटा दो दिमाग में से। अब सिर्फ हमें ये बोल रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ। अब इन चारों में सबसे छोटी क्या है? तो हमें दिख रहा है जो पहली संख्या छोटी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे 1, 5, 7 और 3, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1357 जो कि सबसे छोटी संख्या है। चार अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बनाओ जिसमें सभी अंक क्या हो? सम हो। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो सभी अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो ये सभी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये सम नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों में से हमारा आंसर कौन सा है? तो चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हमें बनाना है, छोटी से छोटी संख्या। अब 4 अंक की सबसे छोटी कौन सी हो गई? तो यहाँ पे क्या हो गया? 2000 हो गई। ये 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई। तो यहाँ पे 2002 इससे बड़ा हो गया, और 2222 क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया? डी हो गया। तो यहाँ पे 4 अंकों की जो संख्या है वो कितने हो गए? 2000 हो गए। इन सभी अंकों का प्रयोग करके हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है। जब भी हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है हम जीरो के बारे में सोचेंगे, 0 फिर 1 लिखेंगे, तो 1, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। लेकिन याद रखना सबसे पहले आपको 0 नहीं लिखना। 0 हमेशा जब भी हम छोटी से छोटी संख्याओं को एक साथ लेकर बनाते हैं तो 0 हमेशा आपको दूसरे नंबर पे लिखना है, न कि पहले नंबर पर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 2। 2 के बाद हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो ये हमारे क्या हो गए? 0 0। उसके बाद क्या आएगा? 3, 3, 4 और 8। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो सेम ए वाला क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो हमें क्या करना है? स्टार्ट 0 से नहीं करना है, छोटी संख्या से करना है। 0 दूसरे नंबर पे लिखना है। सपोज दैट अगर हमें यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती तो हम क्या करते हैं? स्टार्ट 8 से ही करते हैं, क्योंकि 8 सबसे बड़ी हो गई। 8 के बाद क्या होता है? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 0 0, यही करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर
अब जब बड़ी संख्या लिखते हैं तो हमेशा बड़ी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब छोटी संख्या लिखते हैं तो हम स्टार्ट छोटी संख्या से करेंगे और 0 सेकंड नंबर पे लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना आप। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो गया इसका क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पर सेम जो हमें संख्या दे रखी है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 7, उसके बाद 6, उसके बाद 2, 1 और 0, ये क्या हो गई बड़ी से बड़ी संख्या 76 210, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना आसान है, लेकिन छोटी छोटी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि 0 सेकेंड नंबर पे आएगा, ना कि फर्स्ट नंबर पे। अब हम 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंपल सा फंडा है, वैसे लॉजिक में आपको समझाऊंगा कि जब भी कितनी संख्या बन सकती है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे 4 अंक की बड़ी संख्या है छोटी संख्या, कितनी संख्या बन सकती है, तो 4 अंकों की जितनी भी संख्या होती है उसमें से 3 अंकों की घटा दो। यदि ये पूछ रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, तो हम 3 अंक की जितनी भी संख्या उसमें से हम 2 अंक की सभी संख्या घटा देंगे। अगर 2 अंक की कितनी संख्या बन सकती है, तो हम 2 अंक की सभी संख्याओं में से 1 अंक की जितनी संख्या है उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती। तो पहला क्वेश्चन, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। जब भी कोई बड़ी संख्या लिखना है वो 999 करके हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमें लिखना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 3 बार 9 लिख देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 बार 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 बार 9। बस ये हमें 9 से ही लिखना है। तो यहाँ पे 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। अब इसमें से 3 अंकों की संख्या हमें क्या करना है, घटाना है। तो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 3 बार 9 लिख देंगे, मैंने अभी आपको बताया। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और 9 का 9। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा 9000। तो ये 9000 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा क्यों, एक छोटा सा एग्जांपल, 2 अंकों की टोटल संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99, लेकिन आपको पता है 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है वो 1 अंक की होती है। अब जो 2 अंक की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से होती है। तो हमें जो 9 तक है उसे क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर हम 2 अंक में से क्या करें, 1 अंक घटा देंगे। तो 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती, तो वो बन सकती 90। तो 4 अंकों कितनी बन सकती है, तो आप क्या करोगे, 4 अंक में से 3 अंक घटा दोगे। 5 अंकों कितनी बन सकती है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। हाँ, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, वही बात। अभी 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम देखते हैं, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 99। हम इनको माइनस करेंगे, तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 0 और 9 का 9। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 10 के घातांक को प्रयोग करके विस्तार में लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5 जो है, 5, हाँ हम इसको विस्तार में लिख रहे हैं 8265 को। तो विस्तारित रूप में आपको समझा रहा हूँ, 8265, 8265। विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं, ये जो 8 है, 8 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, एक तो 2 है और एक 6 है और एक 5 है। तो आपको क्या करना है, 3 जीरो लिखना है, फिर प्लस करके फिर आपको लिखना है 2। 2 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 6 और 5, तो उसका भी क्या लगा देंगे, 0। उसके बाद 6, 6 के बाद कितनी संख्या, 1 और 5, 5 के बाद कोई संख्या नहीं, तो ये क्या हो गया, इसका विस्तारित रूप हो गया। तो विस्तारित रूप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम यहाँ की बात करते हैं। 8000, तो इसको 3 जीरो को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो 10 की घात 3, तो ये तो चारों में है। अब 2 जीरो है 10 की घात 2,
तो इन दोनों में 10 की घात 2 है, मतलब हमारा आंसर सी या डी हो सकता है। अब यहाँ पे 10 की घात 1 ये सही है। अब यहाँ पे 5 गुणी 0 नहीं कर सकते, अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 0 का गुणा करूंगा तो हमें 0 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए 5। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो गया, डी। तो आप विषयित रूप को अलग से भी कर सकते हो, और जितनी जीरो हो उसको डायरेक्ट, जैसे 4 जीरो आपको दिखाई दे रही है किसी भी संख्या के साथ, तो आप 4 जीरो क्या कर सकते हो, 10 की घात 4 लिख सकते हो। अगर 5 जीरो आपको दिखाई दे रही है तो आप 10 की घात क्या लिख सकते हो, उसको 5। जैसे 800 में कितनी जीरो होती है, 2, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 8 गुणित 10 की घात 2। मतलब जो जीरो आपको अलग से दिखाई दे रही उनको आप घात में लिख सकते हो। यह विस्तारित रूप का हो गया। अब हम किस संख्या का बोध होता है, तो इस टाइप की अगर संख्या है तो हम संख्या ही निकाल लें, बोध तो अलग बात है। यहाँ पर 2 मैंने अभी आपको बताया, 10 की घात 4 मतलब 4 जीरो है, 4 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो है, और 10 की घात 2 मतलब 2 जीरो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती। किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, याद रहेगा आपको। एक्चुअली फार्मूला होता है a की पावर n इक्वल 1, मतलब a कोई सी भी संख्या हो सकती है। इसका मतलब यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। तो 1 का मतलब छोड़ सकते हैं, ये मतलब 5 ही अभी हमारे पास, तो इसको 5 को मैं अलग से जोड़ दूँ। अगर हम इन सबको टोटल प्लस कर लें तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में 5 0 6 4 2 24 605 आया। कितना आया, 24 605। तो ये रहा 24 605। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इससे हम नया क्या सीखें, हम नया ये सीखें कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और गुणे में कभी भी 1 की वैल्यू नहीं होती। जब भी कहीं हम इंटू कर रहे हैं तो 1 को तो इग्नोर कर ही सकते हैं। अब हम रोमन अंक, तो रोमन अंक सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको LCDM याद रखना है, LCD और M। एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब होता है 1000। मतलब रोमन संख्या है ये। अगर आपको कहीं एम दिखाई दे इसका मतलब वो क्या है, एम 1000 लिखा हुआ है। तो 1000 अगर लिखा हुआ है, कई बार पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि एम का मतलब क्या होता है रोमन में, तो रोमन में होता है 1000। तो आपको याद रखना LCDM से। तो LCDM 50, 100, 500 और 1000। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संख्या का बोध होता है, तो अगर हमें एक साथ अगर हम इनको देखें तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो V III, तो V का मतलब होता है 5, और 3 लाइन खींची हुई, इसका मतलब क्या होता है 8। तो यहाँ पे मैं 1 से लेकर 100 तक रोमन तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का रोमन का नॉलेज तो होना चाहिए। तो इसका तो क्या हो गया, 8 हो गया। डबल एक्स का मतलब क्या होता है, 20। तो 20 और 8 कितने हो गए, 28। और एल का मतलब होता है 50। तो 50 और 28 कितने होते हैं, 78। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो उनको प्लस करके। तो यहाँ पर वापस मैं एक बार और, यहाँ पर V III इसका मतलब तो क्या हो गया, 8 हो गया। डबल एक्स, एक एक्स का मतलब होता है 10, 2 एक्स का मतलब होता है 20। तो 20 और 8 कितने होगा, तो ये टोटल कितने लिखे हो, 28 लिखा हुआ है। और एल का मतलब क्या होता है 50। तो 50 और 28 कितने होते हैं, 78। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया, वो क्या होगा, 78। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संख्या को बोध होता है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जब भी किसी रोमन संख्या में क्या होता है, जो संख्या बड़ी होती है
उसके अगर आगे छोटी संख्या लिखी हो तो उसको माइनस करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि एल का मतलब होता है 50, तो यहाँ पे अगर एक्स एल लिखा है तो एक्स का मतलब होता है 10, तो छोटी आ गई तो उसको क्या करेंगे माइनस, तो ये जो एक्स एल लिखा है इसका मतलब होता है 40। तो रोमन संख्या में जो बड़ी संख्या के आगे लिखी है तो उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे सबसे जो बड़ी है वो हमारे पास डी है। डी कितना होता है 500, तो 500 में सी गया, सी यानी 100, तो ये कितना हो गया 400, और ये आपको दिखाई दे रहा है 9, तो ये कितना है 409। तो आपको पीछे 409 इसमें ही दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये आगे जो आई भी है इसका मतलब होता है 4, तो ये 4409। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप एलसीडीएम याद रखना, बाकी तो इतना कोई टफ नहीं है। एम किस संख्या का बोध होता है, तो अभी एलसीडीएम से मैंने अभी आपको बताया कि एम 1000, जो 1000 होता है ना उसका बोध हमें रोमन के द्वारा एम से होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया 1000 हो गया। डी से किस संख्या का बोध होता है, तो डी से 500 का बोध होता है, एल से 50 का, सी से 100 का, डी से 500 का, और एम से 1000 का बोध होता है हमें। सी से वही बात, वापस रिवीजन, एल सी मतलब एल तो 50 का और सी का मतलब क्या होता है 100 का, तो यहाँ पे हमारे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।